हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट यानी कि संपत्ति अंतरण अधिनियम में चैप्टर 7 जो है। चैप्टर 7 डील करता है आपका गिफ्ट के बारे में। गिफ्ट यानी कि दान। दान क्या होता है, ठीक है। दान किस तरह से किया जाता है। दान में जो संपत्ति होती है वो मूवेबल होती है या इमूवेबल होती है। क्या ऐसी संपत्ति जो भविष्य में मिलने की संभावना है, यानी भविष्य ऐसा लगता है कि भविष्य में वो संपत्ति मुझे मिलेगी, तो क्या मैं ऐसी संपत्ति को पहले ही दान कर सकता हूँ वर्तमान में। ये सारी क्वेश्चन का जवाब आज के सेशन में मिलने वाला है आपको। बने रहिएगा एंड तक हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अब चैप्टर 7 आता है, ठीक है ना। चैप्टर 7 जो टीपी एक्ट का लास्ट सेकंड चैप्टर है, ठीक है ना। इसके बाद एक चैप्टर और बचता है जो कहता है एक्शनेबल क्लेम के बारे में, यानी अनयोज्य दावों के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे जो चैप्टर 7 है वो क्या कहता है, दान के विषय में। दान कहाँ पे बताएंगे, एक 122 से स्टार्ट हो जाता है और 129 तक में जो प्रोविजंस पूरे बताए गए हैं वो क्या कहलाते हैं, वो दान के विषय में पूरे बताए गए। अब जो दान शब्द है ना, उसको मुस्लिम लॉ में क्या बोला जाता है, हिबा बोला जाता है, ठीक है। तो मुस्लिम लॉ में क्या बोला जाता है, दान को हिबा कहते हैं। अब 122 आता है सेक्शन 122 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। 123 से पूछे जाते हैं, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है ना, दान से। तो सबसे पहले दान की परिभाषा बताई गई है कि दान किसी वर्तमान जंगम या स्थावर संपत्ति का वह अंतरण है। सबसे पहली चीज़ तो यही मिल गई आपको यहाँ पर कि अगर किसी संपत्ति का दान किया जा रहा है वो कैसा होना चाहिए, वो वर्तमान में एग्जिस्टेंस में होना चाहिए, अस्तित्व होना चाहिए उस संपत्ति का, ठीक है। अगर किसी संपत्ति का अस्तित्व ही नहीं है तो उस संपत्ति को आप ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हो, किसी दान कैसे दे सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपने क्या किया है, एक मोबाइल परचेज किया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपके पास मोबाइल है, अभी एग्जिस्ट कर रहा है और आप किस दान दे सकते हो, किसी दूसरे पर्सन को गिफ्ट कर सकते हो। लेकिन यदि आपके पास मोबाइल है ही नहीं और आपको लगता है कि भविष्य में आप खरीदोगे, इसलिए आप पहले से ही दान दे रहे हो, ठीक है ना, कि चलो मैं तुमको ये मोबाइल दान दिया, ऐसा नहीं होगा। आपके पास वो क्या होनी चाहिए, वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट होनी चाहिए, एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए, ठीक है ना, वर्तमान में होनी चाहिए। एक वर्तमान में कौन सी संपत्ति, चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी या इमूवेबल प्रॉपर्टी, दोनों प्रकार की संपत्ति को क्या कर सकते हो, आप दान दे सकते हो, ठीक है। दो चीज़ें मिल गई। पहली क्या कहती है कि वर्तमान में होनी चाहिए वो प्रॉपर्टी, और साथ ही साथ ये जंगम ये स्थावर संपत्ति होनी चाहिए, ठीक है। चाहे तो जंगम या स्थावर यानी चल संपत्ति या अचल संपत्ति, दोनों तरह की संपत्ति को क्या कर सकते हो, आप दान दे सकते हो। जो एक व्यक्ति द्वारा जो दाता कहलाता है, यानी कि अगर ए ने क्या किया है, जो दान दिया है किसको, बी को, ठीक है। तो ए ने क्या किया, दान दिया, तो दान दिया तो क्या कहलाएगा, दाता कहलाया। और दूसरे व्यक्ति जिसको दान मिला है वो क्या कहलाता है, वो अदाता कहलाता है, ठीक है। अब ये एक चीज़ ये क्लियर होगी कि दाता और अदाता कौन कहलाता है। अब यहाँ पे आता है कि जो दान दिया जा रहा है ना, यानी कि जो गिफ्ट किया जा रहा है किसी संपत्ति को, वो कैसा होना चाहिए, स्वेच्छा और प्रतिफल के बिना किया गया हो। यानी कि कोई यहाँ पे वो मजबूरी नहीं हो कि हाँ अब मुझे ये क्या करना पर दान देना पड़ेगा, या फिर किसी भी तरह से। यहाँ पे क्या है, स्वेच्छा होनी चाहिए, इसकी इच्छा होनी चाहिए उस दान को करने के लिए, और साथ ही साथ प्रतिफल के बिना होना चाहिए। या ऐसा नहीं कि ए ने क्या किया, अपनी संपत्ति किसको दे दी, बी को दे दी दान में, और कहता है कि मुझे एक कुछ फेवर कर दो, ठीक है। फेवर का मतलब हो सकता है कुछ पैसे मांगे हो या फिर कुछ और तरीके से जो भी यहाँ पे प्रतिफल लिया हो, कंसिडरेशन हुआ हो, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रतिफल के बिना अगर आपने किसी चीज़ को किसी को दान दिया है तो वो क्या होगा, ये वैलिड यहाँ पे गिफ्ट कहलाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। और अदाता द्वारा या उसकी ओर से प्रतिगृहित किया गया, पहली चीज़ तो स्वेच्छा और प्रतिफल के बिना दिया गया हो, किसके द्वारा, दाता के द्वारा। और दूसरा क्या है, कहता है कि अदाता के द्वारा, यानी कि जैसे बी था ना, उसने क्या किया हो, उसकी ओर से ये यहाँ पे स्वीकृति मिल गई हो कि हाँ मुझे ये ठीक है, मैं दान को एक्सेप्ट करता हूँ, या फिर बी की ओर से कोई एक्सेप्ट करता है उस दान को, तब ये क्या कहलाता है, ये पूरा सिस्टम क्या कहलाता है, दान कहलाता है, गिफ्ट कहलाता है, ठीक है ना। एक बार शॉर्ट में रिवाइज करें तो सबसे पहले कहता है कि दान किसी वर्तमान जो एग्जिस्ट करती हो संपत्ति, चाहे चल हो चाहे अचल संपत्ति हो, उसका अंतरण कर सकते हो। जो व्यक्ति दान देता है वो क्या कहलाता है, दाता कहलाता है, और जो व्यक्ति एक्सेप्ट करता है उसको अदाता कहते हैं। दान कैसा होना चाहिए, स्वेच्छा और प्रतिफल के बिना होना चाहिए, और साथ ही साथ अदाता या उसकी ओर से क्या किया गया हो, एक्सेप्ट किया गया, एक्सेप्टेंस दिया गया हो कि हाँ मैं इस दान को स्वीकार करता हूँ, तभी ये वैलिड दान कहलाएगा। अब यहाँ पे जाता है, बात आती है कि प्रतिग्रहण कब करना होगा।
यानी कि या दाता की तरफ जो एक्सेप्टेंस दी जा रही है ना, या फिर अदाता की ओर से कोई एक्सेप्टेंस देता है कि हाँ मैं दान स्वीकार करता हूँ, वो कब करना होगा? तो ऐसा प्रतिग्रहण दाता के जीवन काल में और जब तक वह देने के लिए समर्थ हो करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ए ने क्या किया था, बी को दान देना चाहता है, तो ए बी के पास कितना टाइम है उस दान को एक्सेप्ट करने के लिए? एक जीवन काल में, यानी कि जब तक ए जीवित है तब तक वो कभी भी एक्सेप्ट कर सकता है बी, और जब तक वह देने के लिए समर्थ हो। यानी कि यहाँ पे क्या है, जीवित तो है लेकिन मान लीजिए समर्थ नहीं है, हो सकता है पागल हो गया हो, उसकी तबीयत खराब हो, हॉस्पिटल में एडमिट हो, वो बोलने में सक्षम नहीं है, असमर्थ है, तो वहाँ पे क्या होगा, उसको दान नहीं एक्सेप्ट नहीं करने दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जीवन काल के दौरान तो होना चाहिए, साथ ही साथ वो क्या हो, दान देने के लिए समर्थ भी होना चाहिए ए। दूसरी चीज़ कहता है कि यदि प्रतिग्रहण करने से पहले अदाता की मृत्यु हो जाए। अब यहाँ पे क्या है, बी को दान दिया जा रहा था और बी की क्या हुई, उस दान को एक्सेप्ट करने से पहले ही डेथ हो जाती है। अगर डेथ हो गई, बी की मृत्यु हो गई, उस दान को लेने से पहले ही, गिफ्ट लेने से पहले ही मृत्यु हो जाती है, तो वो दान क्या कहलाएगा, वो शून्य कहलाएगा, और जो प्रॉपर्टी थी उसी के पास रहेगी जिसकी थी पहले। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम हो गया पूरा दान का। आई होप आपको ये पूरा दान समझ में आया होगा। अब बात करें 123 की, तो अंतरण कैसे किया जाता है? भैया आपने क्या कर दिया, दान तो दे दिया किसी संपत्ति का, ठीक है ना, चाहे चल संपत्ति हो चाहे अचल संपत्ति। चल संपत्ति तो आपने उसको उठा के दे दी, ठीक है, अचल संपत्ति है तो क्या उसको उठा के दोगे, कुछ तो करोगे। अंतरण किस तरह से किया जाता है, ये 123 बात करता है। तो 123 क्या कहता है, अंतरण कैसे किया जाता है, ट्रांसफर हाउ इफ मेड, ठीक है ना, इफेक्टेड। तो स्थावर संपत्ति के दान के प्रयोजन के लिए वह अंतरण दाता द्वारा या उसकी ओर से हस्ताक्षरित कम से कम 2 साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित रजिस्ट्री की लिखत द्वारा करना होगा। यदि मान लीजिए इमूवेबल प्रॉपर्टी है, स्थावर संपत्ति है, ठीक है ना, कोई भूमि है, उसको आप दान देना चाहते हैं, ठीक है, जैसे ए दान देना चाहता है अपनी संपत्ति को, ठीक है ना, उसकी ज़मीन थी वो दान देना चाहता है, तो क्या करेगा, उस दान को देने के लिए सबसे पहले तो वो क्या करेगा, उसमें हस्ताक्षर करेगा, ठीक है, दाता के द्वारा। दाता कौन है, जो अंतरण कर रहा है, उसके हस्ताक्षर होंगे, और साथ ही साथ क्या होगा, कम से कम 2 साक्षियों द्वारा अटेस्टेड होना चाहिए और रजिस्ट्रीकृत करवाना होगा। यदि आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, यही दान देना चाहते हो ना, तो उसको क्या करना होगा, रजिस्टर्ड करवाना होगा अंडर कौन से एक्ट में, रजिस्ट्रीकरण एक्ट में बताया गया ना, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के तहत, उसमें क्या करवाना होगा, रजिस्ट्री करवानी होगी आपको, और साथ ही साथ हस्ताक्षरित कम से कम 2 साक्षियों द्वारा। इसको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, कितने साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित होना आवश्यक है। ये दान दिया जा रहा है स्थावर संपत्ति का, ठीक है, तो कम से कम 2 साक्षियों के द्वारा अनुप्रमाणित होना चाहिए, साथ ही साथ दाता द्वारा हस्ताक्षर होना चाहिए, या फिर दाता के ओर से, यदि मान लीजिए दाता ने क्या कर दिया, दान देने की बात की, उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति है, उसका विधिक प्रतिनिधि है, ठीक है ना, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, वो उसकी ओर से क्या कर सकता है, हस्ताक्षर कर सकता है, और कम से कम 2 साक्षी द्वारा अनुप्रमाणित होगा, तभी यहाँ पे क्या किया जाएगा, स्थावर संपत्ति का दान वैलिड माना जाएगा। यदि मान लीजिए हस्ताक्षरित है लेकिन 2 साक्षी द्वारा अनुप्रमाणित नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे इसको दान को वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो कम से कम 2 विटनेस आवश्यक है। अब बात आती है जंगम संपत्ति की। ये तो होगी स्थावर संपत्ति की। स्थावर संपत्ति का क्या होगा कि 2 से अधिक साक्षी ये सब होगी। अब यहाँ पे अगर मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि आप जैसे मान लीजिए मोबाइल की एग्जाम्पल लिया था, ठीक है ना, मोबाइल आप क्या कर सकते, दान देना चाहते हो, तो आपको क्या करवाना होगा कि दान के प्रयोजन के लिए अंतरण या तो यथापूर्वक प्रकार से हस्ताक्षरित रजिस्ट्री की लिखत द्वारा या परिधान द्वारा किया जा सकेगा। यानी कि यथापूर्वक प्रकार से हस्ताक्षरित मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे बताया गया था ना स्थावर संपत्ति की प्रोसीजर, ये पूरी प्रोसीजर अपना सकते हो, रजिस्ट्रीकृत करवा सकते हो, या फिर यदि आप रजिस्टर नहीं करवाना चाहते हो तो आप जो जंगम संपत्ति है आपके पास रखी हुई है उसको क्या कर सकते हो, परिधान के द्वारा, यानी कि उसको आप एक काम करो, दे दो, कोई रजिस्ट्री करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप उसको डिलीवर कर दो उस प्रॉपर्टी को, तो यहाँ पे जंगम संपत्ति का दान यहाँ पे वैलिड माना जाएगा। ऐसा परिधान उसी प्रकार से किया जा सकेगा जैसा बेचा हुआ माल परिदत्त किया जा सकता है। यानी कि जैसे किसी को माल को क्या किया जाता है, बेचा जाता है ना, उसी तरह से यहाँ पे परिधान का मतलब हो जाएगा कि परिधान का मतलब कि आपने वो जो प्रॉपर्टी है उसको बेच दी, ऐसा माना जाएगा। ठीक है ना, जैसा वहाँ प्रोसीजर बताता है ना सेल करते समय, उसी तरह के यहाँ पर भी मान लिया जाता है। अब आता है वर्तमान और भावी संपत्ति का दान। 122 में अपन ने पढ़ा क्या कि वर्तमान जंगम या स्थावर संपत्ति का अंतरण होता है। अब 124 क्या कहता है कि जिस दान में वर्तमान और भावी संपत्ति दोनों समाविष्ट है वह भावी संपत्ति के विषय में शून्य होगा। यानी कि कोई ऐसी संपत्ति
जिसपे दोनों चीज़ शामिल है, वर्तमान भी है और भविष्य की ऐसी संपत्ति है कि उसमें भविष्य में कुछ और संपत्ति उसमें ऐड होने वाली मिलने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्तमान में जो संपत्ति है उसको तो आप ट्रांसफर कर सकते हो, यानी कि दान दे सकते हो, लेकिन जो भविष्य से ऐसी संपत्ति और ऐड होने वाली है, उस चीज़ में उस संपत्ति में और जुड़ने वाली है ना, उसको आप दान में नहीं दे सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, जब वो संपत्ति मिलेगी तब दान करना। लेकिन अभी यहाँ पे क्या होगा, अगर आपने दोनों ट्रांसफ़र कर भी दिया तो यहाँ पे वर्तमान वाली जो है वो तो वैलिड हो जाएगी, लेकिन अगर जो भविष्य में मिलने वाली संपत्ति है ना, वो क्या हो जाएगा, वो शून्य हो जाएगा। ठीक है ना, वॉइड हो जाएगा। ये बात करता है 124। अब 125 क्या कहता है कि ऐसे कई व्यक्तियों को दान जिनमें से एक प्रतिग्रहित नहीं करता, यानी कि कोई संपत्ति है और मान लीजिए वो 5 लोगों को क्या कर दी गई, ट्रांसफर, यानी कि 5 लोगों को दान में दे दी गई है। अब 5 लोगों को दान दी गई, लेकिन जिसमें से क्या किया गया, मान लीजिए 4 लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया उस दान को, एक ने एक्सेप्ट नहीं किया, तब उसका क्या होगा वहाँ पर। तो ऐसे 2 या अधिक दाताओं को किसी चीज़ का दान जिनमें से एक उसे प्रतिग्रहित नहीं करता, उस हित के संबंध में शून्य होगा, जिसे यदि वह प्रतिग्रहित नहीं करता तो वह लेता। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि यदि मान लीजिए 5 को क्या किया था, दान देने की बात की गई थी, जिसमें से 4 लोगों ने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, तो इसका तो वैलिड हो जाएगा, लेकिन एक ने क्या किया तो ये वैलिड नहीं होगा। ठीक है ना, ये प्रतिग्रहित, अगर ये शून्य हो जाएगा, क्यों, उसके हित के लिए, यहाँ पे जो हित इसको मिलना चाहिए उसने नहीं एक्सेप्ट किया, तो इसका हित क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, और यहाँ पे जो बाकी का अदर थे वो वैलिड रहेंगे। ये इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इसमें 126 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दान निलंबित या प्रसंहरित कब किया जा सकता है, यानी कि जो दान देने की बात की गई है ना, उसको क्या किया जा सकता है, उसको सस्पेंड किया जा सकता है या रिवोक किया जा सकता है। ठीक है ना, इसको वापस लिया जा सकता है, उसको खत्म किया जा सकता है दान को, कि अब मुझे दान नहीं देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यदि मान लीजिए दाता और अदाता के बीच, ए और बी के बीच क्या हुआ, एक एग्रीमेंट हो जाता है, एक करार कर लेते हैं कि ऐसी निर्दिष्ट घटना के घटित होने पर, ठीक है, जो घटना यहाँ पे क्या होगी, दाता की इच्छा पर निर्भर नहीं करती। यदि मान लीजिए ऐसी कोई घटना घटी, दाता कहता है अगर ऐसी कोई घटना घटी, ठीक है, घटना कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, अब यहाँ पे निश्चित तो है नहीं कि घटना क्या होगी, तो घटना कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे अगर दाता ने कहा कि इसकी इच्छा पर निर्भर नहीं करता वो है अगर घटना, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो दान है वो निलंबित या प्रसंहरित हो जाएगा। ठीक है, किंतु वह दान जिसके बारे में पक्षकार करार करते हैं वह दाता की इच्छा मात्र से पूर्णतः भगतः प्रसंहरणीय होगा, यदि यथा से पूर्णतः भगतः शून्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो दाता है ना, उसी की इच्छा पर ही क्या होगा, या तो पूर्णतः क्या होगा, या भगतः प्रसंहरण हो जाएगा, यानी कि उसको रिवोक कर लिया जाएगा, या फिर पूरी तरह से, या फिर भगतः कुछ भाग उसका शून्य कर दिया जाएगा। किसकी इच्छा पे होगा, ये सब दाता की इच्छा पे होगा, ना कि अदाता की इच्छा पे। ठीक है, ये हो गया आपका 126। अब 126 का जो एग्जाम्पल है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले क्या कहता है, खा को का एक खेत खा की अनुमति से यह अपना अधिकार आरक्षित करते हुए देता है, यानी कि यह अधिकार उसमें लगा देते हुए शर्त लगाता है कि खा और उसके वंशजों के का के पहले मर जाने की सूरत में उसे वापस ले सकेगा। यानी कि ये जो है वो दान तो देता है बी को, ठीक है ना, लेकिन ये शर्त लगाता है कि अगर मान लीजिए बी, ठीक है, या और उसके वंशजों का ए से पहले मृत्यु हो जाती है ना, तो ये जो संपत्ति दिया था ना वो वापस ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यदि मान लीजिए बी और उसके बी अपने वंशज छोड़े बिना ही क्या हो गया, मर जाता है, तो अपना खेत क्या कर सकता है, ये वापस ले सकता है। तो ये कंडीशन लगा दी थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दान प्रसंहरित हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा। अब आता है 127 क्या कहता है, दुर्भर दान के बारे में बात करता है। दुर्भर दान क्या होता है कि आपने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी को दी, ठीक है, सारी प्रॉपर्टी आप किसको दे देते हो, बी को दे देते हो दान में। तो यहाँ पे क्या करना होगा, बी जो है ना, इस संपत्ति के साथ इसमें जो ऑब्लिगेशंस होगी, जो बाध्यता होगी, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए ए ने ज़मीन लिया था, ठीक है ना, लोन लेके, ठीक है ना, लोन लिया और जिसमें से आधा मान लीजिए लोन चुका देता है ए, और उसके बाद आधा लोन बचा हुआ है, तो ये जो अपनी संपत्ति है ना, ये ज़मीन है, इसको ट्रांसफ़र करना चाहता है, पूरा दान में देना चाहता है। तो बी क्या करेगा, एक्सेप्ट तो करेगा, ठीक है ना, साथ ही साथ इसको क्या करना होगा, ये लोन भी इसको चुकाना होगा, किसको, बी को, ये बाध्यता भी इसको लेनी होगी, किसको, बी को, बाध्यता भी लेनी होगी। ऑब्लिगेशन जो थी ना, उसमें जो दायित्व था, संपत्ति तो मिल रही है, साथ ही साथ इसमें जो दायित्व बना हुआ है ना, वो भी क्या करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा। अगर दायित्व को एक्सेप्ट नहीं करता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी आप इस जो ज़मीन है उसको भी यहाँ पर दान में नहीं ले सकता है।
ये बात करता है दुर्भर दान के बारे में, ठीक है, जहाँ की दान एक ही व्यक्ति को ऐसी कई चीज़ों के एकल अंतरण के रूप में है, यानी कि कई चीज़ क्या किया गया है, एक साथ यहाँ पे अंतरित किया गया है, दान में दिया जा रहा है और एक ही व्यक्ति को किया जा रहा है, जिनमें से एक पर बाध्यता का बोझ है। अब मान लीजिए एक संपत्ति है ये है और एक संपत्ति ये है, ठीक है ना, सी और डी ये दो संपत्ति हैं, ठीक है ना, ये किसकी संपत्ति है, दोनों एक ही है। अब ये एक पे क्या है, ये मान लीजिए इस पर बाध्यता है लोन वगैरह का जो भी है, और इस पे कोई बाध्यता नहीं है सी वाले प्रॉपर्टी पे, और ये बी को क्या करना चाहता है, दान देना चाहता है ना, तो यहाँ पे क्या करना होगा, सी ऐसा नहीं कि बी ऐसा नहीं कह सकता कि हाँ सी वाली जो प्रॉपर्टी उसको एक्सेप्ट करता हूँ और डी वाली को नहीं करूँगा, क्योंकि उसमें बाध्यता है, लोन वगैरह चुकाना पड़ेगा, ठीक है ना, कुछ इसमें लायबिलिटी है, कुछ दायित्व है, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। अगर एक ही व्यक्ति को ये दोनों संपत्ति अगर दान दी जा रही है ना, तो दोनों क्या करना होगा, इसको एक्सेप्ट करना होगा, तभी यहाँ पे इसको ये संपत्ति मिलेगी, ठीक है, अन्य ऊपर नहीं। वहाँ पे अदाता उस दान द्वारा कुछ नहीं पा सकता जब तक कि वह पूर्णतः प्रतिग्रहित नहीं करता, ठीक है ना। अभी मैंने बताया ना कि उसको क्या करना होगा, दोनों प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट करनी होगी। अगर पूरी दोनों प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट नहीं करता तो वहाँ पे उस अदाता को कुछ भी नहीं मिलेगा उस दान में, ठीक है, ये दुर्मर दान हो गया। अब यहाँ पे एग्जाम्पल पढ़ लेना, एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। अब सर्वस्व अदाता के बारे में भी यहाँ पे 127 से 88 प्रावधान यहाँ पे बता दिया गया कि 127 के उपबंधों के अध्ययन यह है कि जहाँ की दाता की पूरी संपत्ति का दान है, ठीक है ना, दाता ने क्या किया, अपनी पूरी संपत्ति, उसके पास जितनी भी संपत्ति सब उसको दान दे देता है, तो वहाँ पे अदाता दान के समय दाता के सब शोध ऋणों और दायित्वों के लिए व्यक्तिगत रूप से समाविष्ट संपत्ति के विस्तार तक दायी होगा। अब यहाँ पे क्या है कि जो दाता जो है, ठीक है ना, अपनी पूरी संपत्ति दान करता है, 127 में जो दान किया जा रहा था ना, उसको अपनी पूरी संपत्ति किसको दान करता है, बी को दान कर देता है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो उस पर ऋण था, जो भी दायित्व था, वो सभी क्या हो गए, वो भी उसको एक्सेप्ट करने होंगे बी को। लेकिन यदि मान लीजिए 5 लाख की यहाँ पे ज़मीन थी, उस पर 10 लाख का उस पर कर्जा लेके रखा है, लोन लेके रखा है, ठीक है, 5 लाख की ज़मीन। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो एक्सेप्ट कर रहा है इसको भी क्या करना होगा, क्या 10 लाख चुकाने होंगे, 5 लाख की ज़मीन है उसके लिए 10 लाख ये चुकाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये 5 लाख तक ही उस संपत्ति के लिए, उस ऋण के लिए दायी होगा, ठीक है, इसको चुकाना होगा। तो यहाँ पे क्या है, संपत्ति के विस्तार तक, जितनी संपत्ति मिलती है ना, उसी संपत्ति के विस्तार तक ही वो दायी होगा, उसके रिस्पॉन्सिबल होगा उस चीज़ को, ऋण को चुकाने के लिए, ठीक है, अपनी संपत्ति से वो नहीं चुकाएगा। ये हो गया 128। अब आता है एक सेक्शन और बचता है 129 का। 129 क्या कहता है, आसन्न मरण दान और मोमडन विधि। यानी कि आसन्न मरण दान का मतलब क्या होता है, अगर ए नाम के व्यक्ति को ऐसा लगता है कि अब वह मरने वाला है, तो क्या कर सकता है, अपनी संपत्ति को दान कर सकता है, ठीक है ना। इस पर लागू नहीं होता ये दान, ये वाले चैप्टर की बात, ठीक है। और दूसरा क्या कहता है कि मोमडन विधि के किसी नियम पर प्रभाव डालने वाली समझी जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, मोमडन विधि की जो प्रभाव है उस पर यहाँ पे कोई प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी, यहाँ पे ये चीज़ बताता है। तो ये दोनों चीज़ यहाँ पे आपको याद रखनी, मोमडन विधि और दूसरा क्या है, आसन्न मानकर किए गए जो दान होते हैं ना, उसमें यहाँ पे लागू नहीं होगा।